हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट स्टार्ट किया था। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए जो मार्केट होता है पैसों का खरीदने और बेचने का, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी होता है। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्हीं को खरीदा और बेचा जाता है। इसके बारे में काफी डिटेल में हमने देख लिया है। उसके बाद हमने मेन आरबीआई ये फंक्शंस वगैरह भी देख लिए थे कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट कैसा है। कैपिटल मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट लास्ट 2 पेज में दिया है, लेकिन कैपिटल मार्केट कोई बहुत बड़ा स्कोप है, उसको स्टडी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड दिया गया है। लेकिन अब मनी मार्केट में कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है। मनी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें हमने देखा था सबसे पहले आरबीआई के फंक्शंस देखे थे, डू ऑल रिमेंबर। फिर उसके बाद हमने चालू कर रहे थे कमर्शियल बैंक। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस सेशन में देखा है आरबीआई क्या है और आरबीआई के फंक्शंस क्या है। फंक्शंस के बाद हमें चालू करना था कमर्शियल बैंक, डू यू ऑल रिमेंबर? हाँ, चालू किया था। कोई भी कमर्शियल बैंक है उसका मेन फंक्शन है बोरोइंग एंड मीडिएटर का, एज अ एजेंट का, किसके बीच में? जो एक बोरोवर है और जो लेंडर है। ओके, जो पैसे दे रहा है और जो पैसे ले रहा है, उन दोनों के बीच का मीडिएटर है। या कि आप बोल सकते हो कि एलोकेशन ऑफ मनी। मैं रिसोर्स बोल दूंगा तो आप डर जाओगे। एलोकेशन ऑफ मनी, मनी को इक्वली पूरे सोसाइटी में, पूरे कंट्री के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का भी उन्हीं के पास रोल है। देखो उसमें लिखा है सिस्टम टू ब्रिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। जो सेव करना चाहते हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉफिट सीकिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये लेती कितने में है? सेवर्स से 4% में, और इन्वेस्टर्स को जिस कितने में देती है? 8%, 12%। ओके, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन इनका ये है। बाकी सब तो दान धर्म चल रहा है, डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा देती है, इंटरनेट बैंकिंग भी, मनी ट्रांसफर भी, डीडी भी, मतलब जितने भी आपके दुनिया भर के सर्विसेज है वो सब आपके वो क्या है? सेकेंडरी फंक्शन ही पकड़िए आप। प्राइमरी फंक्शन में क्या है? आप ऐसी इसी तरह आप 11th स्टैंडर्ड में एक मनी चैप्टर है, तो उसमें प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन मनी का जैसे है, इसी तरह बैंक्स में भी, कमर्शियल बैंक के भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस है। वो भी होस्ट तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन स्टिल यहाँ एक प्राइमरी फंक्शन के बारे में बताया। एंड कमर्शियल बैंक्स आर कवर्ड, किसको किसको कवर्ड करता है? शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। अब यहाँ पर एक बार यदि शेड्यूल्ड बैंक उसने बोल दिया और नॉन शेड्यूल्ड बोल दिया, तो समझने की कोशिश करो। यदि आपके बुक के लैंग्वेज से बोला जाए तो वो सारे शेड्यूल्ड बैंक है जो शेड्यूल 2, और ये शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई में। अरे वो शेड्यूल से शेड्यूल का कोई लेना देना नहीं है, पहले भी समझ लो। हाँ हाँ, शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर जो भी आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो सर क्यों ये लोग क्यों आ रहे हैं इनके अंदर? इन्होंने जो भी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मिनिमम रिजर्व कैपिटल जो है, रिजर्व कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। अब रिजर्व कैपिटल अब क्या है समझ में आ रहा है? जिनका 5 लाख से कम है, 5 लाख यहाँ कहीं नहीं लिखा है बच्चों, 5 लाख से कम है, वो क्या बन जाते हैं? नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बहुत से छोटे छोटे हैं, बड़ोदरा कोऑपरेटिव, या कि ऐसी बहुत सी नहीं नहीं, देना वेना बैंक नहीं है, डोंट वरी बच्चा। बैंगलोर की कोऑपरेटिव एक बैंक है। तो वो सब क्या है? जनरली ये जो आपके बैंक से नॉर्मल बैंक जो आप सुनते हैं, ये सब नहीं रहती प्रॉपरली। अच्छा सर, इसका प्रॉब्लम क्या रहता है? जब भी आपको नॉर्मल बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होगी तो आरबीआई आपकी मदद नहीं करेगी। किसमें? नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के केस में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब आप मर रहे होगे, एकदम आखिरी स्टेज होगी, तो आरबीआई बोलेगा इमरजेंसी के केस में मैं आपकी मदद कर दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कहीं लिखा नहीं है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है, समझ में आया क्या? बहुत ही रेयर, मुश्किल से 5 भी बैंक नहीं है पूरे देश के अंदर। समझ में आ रहा है? अरे यार, रिजर्व कैपिटल 5 लाख क्या होता है आज की डेट में? वो खुद ही अपने जेब से लेके डाल ले। समझ में आ रही बात? सो सभी के सभी मैक्सिमम क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। इसीलिए हम पूरा का पूरा बात करेंगे जब कमर्शियल बैंक, तो इट मींस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। किस किस टाइप के होते हैं? एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। अब काफी स्टूडेंट को इसके बारे में पता है कि अल्टीमेटली इन सबको क्या बोलते हैं, क्यों है ये, कहां से आए हैं। तभी मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं। ये देखो, जब आप जाओगे ना विकिपीडिया में, थोड़ा सा और आप करना,
यहाँ पर कम दिए कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेशन। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस समय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना है आपने, इनके आईपीओ भी एक दो और आए हुए हैं, इधर उधर के और भी हैं। पेमेंट बैंक आपके कौन से हो जाते हैं, पेटीएम, एयरटेल, these are the पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया को प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, पता हो तो। ठीक है, सो हाँ, आप लोग ने कहीं ना कहीं एसपी ओसीएम वगैरह में पढ़ते रहे होगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन स्टिल अपन यहाँ भी एक बार कवर कर रहे हैं चीजों को। ओके, कहाँ गए हम? हाँ, तो इस टाइप से ये बैंक्स हैं, तो इसका आप अच्छे से देखना। अभी मेन आते हैं हम कौन से, आपके बैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको भी पता है कि बैंकिंग की डिफिनीशन क्या हो सकती है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है बैंकिंग में, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब क्या है, कुछ फिक्स डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट हो सकती है, उसको टाइम लाइबिलिटी भी बोलते हैं, देखते हैं। अदरवाइज विड्रॉवेबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। ओके, ठीक है तो अच्छे से याद रख लेना। अब फंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेटली फंक्शंस तो अपन ने इतने बार डिफिनीशन में भी पढ़ा है, तो सबसे पहला फंक्शन होता है, इसको थोड़ा फास्ट से जाते बिकॉज आई नो आप सब एक्सपर्ट हो इसमें। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट कंस्टिट्यूट क्या रहता है, मेन सोर्स ऑफ फंड उनका क्या है, डिपॉजिट है। अब डिपॉजिट लेकिन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक टाइम डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट नाम से समझ में आ रहा है, जब भी पब्लिक आके डिमांड कर देगी, बोलेगी मेरे को मेरा पैसा दे दो, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो टाइप के अकाउंट आ जाते हैं मेनली, एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, ट्रस्ट ये सब ओपन करते हैं, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जनरली नहीं मिलता है। और सेविंग बैंक अकाउंट जनरली सैलरीड, स्मॉल ट्रेडर ये सब ओपन करवाते हैं, इसमें इंटरेस्ट जनरली मिलता है। टाइम डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही ये क्या मिलता है, टाइम डिपॉजिट मिलता है। टाइम डिपॉजिट भी मल्टीपल टाइम के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड पहला रेकरिंग लिखा, चलो रेकरिंग बोल देता हूँ। रेकरिंग डिपॉजिट में एक स्मॉल अमाउंट रेगुलरली इंटरवल में आप डिपॉजिट करते रहते हो, कस्टमर डिपॉजिट फिक्स्ड अमाउंट बट फॉर अ रेगुलर इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे 10,000 या 1,000, आपको ज्यादा समझ में आएगा, 1,000 रुपीज आप पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, इसको बोलेंगे रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट लमसम धप्पा बोल के डिपॉजिट कर दोगे और आपको इंटरेस्ट मिलेगा विद लमसम अमाउंट, कब, 4 साल 5 साल बाद जब भी आपका टेन्योर होगा। कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, डेफिनेटली इनका काम ही क्या है, जिन लोगों को हम कम रेट में इंटरेस्ट में लेंगे पैसे और हम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करेंगे, लेंड करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, वैसे भी ये प्रॉफिट। अब ये कौन कौन से कॉल लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, मीडियम टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अब ये कॉल लोन फोन लगा के नहीं, ये 7 दिन के लिए जब इमरजेंसी के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से या कि किसी और को लोन देते हैं ना, उसी को अपन कॉल लोन बोलते हैं। आपने इसको और कहाँ पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, और भी अच्छी बात है तब तो। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन यहाँ भी इतना ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिसाइड दिस बैंक्स आल्सो प्रोवाइड क्या दे देती है, अरे पैसे देने के, देखो लोन्स एंड एडवांसेस द हेडिंग। अब कैसे कैसे टाइप से ये लोन देती है, बहुत सारे इसके पास विचित्र विचित्र प्रोडक्ट टाइप के हैं, जिसके थ्रू ये क्या देती है, लोन दे देती है पब्लिक को। तुम्हें नहीं भी चाहिए तो भी दे देती है। मैं बताया था ना, एक सबसे अच्छा वाला लोन कौन सा, मैरिज लोन, वो भी रहता है। फिर ठीक है, मेरे को अरे पगला है क्या, नहीं मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कुछ न्यू आइडियाज को, जिनको मैं क्या कर सकूँ, शार्क टैंक की तरफ फंडिंग कर सकूँ। किसी के पास आइडिया हो तो लेके आना, ट्रेडिशनल आइडिया नहीं चलेगा। मैं रेस्टोरेंट डालना चाहता हूँ, कैफे डालना चाहता हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क विथ मी। इनोवेटिव आइडिया चाहिए, कुछ समथिंग डिफरेंट। सो आई एम रेडी टू फंड देम एटलीस्ट। नहीं ठीक है, लेकिन अपने को भी वेंचर आउट करने का है दूसरे फील्ड में भी। ओके, सो आपके पास आइडिया हो तो जरूर लेके आओ, यदि किसी दोस्त या दुश्मन के पास हो।
चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो समझ में आ रहा है कैसे दे रहा है, कॉल लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। फिर इसके बाद कैश क्रेडिट मतलब सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल, किसी बात की, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल, दुनिया भर के तरीकों से वो क्या देते हैं, पैसे देते हैं। कुछ और इनके साथ चिपक के सर्विसेज मिलती हैं। चिपक के सर्विसेज देखो कौन कौन सी है, बैंकिंग सर्विस, लॉकर, डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डीमैट फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दुनिया भर के और चीजें देंगे आपको। ओके, तो आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी फंक्शन है, फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएटेड क्रिएशन। मैंने क्या बताया था आपको, जब जब इस दुनिया में आपको इकोनॉमिक्स में क्रेडिट मिले तो लिख देना वहां पर लोन क्रिएशन। तो कैसे फंड्स, पैसे आ गए, लो चलो लोन दो, लोन दो, ऐसे करती है क्या बैंक? नहीं, उसको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है और उसके बाद वो क्या करती है, लोन दे सकती है। जैसे यहां पास मैंने 100 करोड़ डिपॉजिट किया बैंक में, उसमें से CSR SLR जो भी रिक्वायरमेंट है आरबीआई के वो कंप्लीट करके 20 करोड़ उसको क्या रखना पड़ेगा साइड में, कुछ आरबीआई के पास, कुछ खुद के पास, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरह के रूल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद बचता कितना है, 80। अब इस 80 का वो क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। पहला नया नया बैंक था, नई नई ब्रांच थी, मैंने उसी के पास डिपॉजिट किया था। अब वो पैसा 80 करोड़ का लोन किसको दे दिया, आपको दे दिया, चिंटू को दिया मान लेते हैं। चिंटू ने क्या किया, उसको, उससे क्या, क्यों लोन लिया आपने, शादी के लिए मत बोलना। क्या करोगे 80 करोड़ का, मशीन खरीद, बिजनेस स्टार्ट करना है इसको, इसको आईफोन मैन्युफैक्चर करने का है और एक चिप मैन्युफैक्चर करना है, उसकी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा रहा है, मतलब कि उसकी मशीनरी वगैरह परचेस कर रहा है। तो एक मशीन की कॉस्ट ही 80 करोड़ की बेचारे की, देखो हंस क्यों रहे हो। सो वो 80 करोड़ उसने पे कर दिया, उस कंपनी के पास गया, तो उसके पास कैसे गया होगा, इसने चेक साइन किया होगा, उस चेक से पैसे निकल के उसके बैंक के अकाउंट में डायरेक्टली गए होंगे। तो उस बैंक के अकाउंट में कितने आए बताओ उस बंदे के यहाँ, उसका HDFC बैंक, इसका HDFC में था और यस बैंक में मशीनरी वाला क्या बिजनेस था। तो यस बैंक में कितने आए, 80 करोड़। अब फिर से 80 करोड़ में क्या लगेगा, CSR SLR जो भी रिक्वायरमेंट है, डिडक्ट होगा 16, फिर से वो वही पैसे को कितने में दे देगा, 64 लाख आगे दे देगा। फिर ये 64 लाख क्या होगा, किसी और को लोन दे दिया, पिंटू को लोन दे दिया। पिंटू ने उसके साथ क्या किया, शादी नहीं, स्टूडेंट, स्टूडेंट लोन, अब्रॉड में पढ़ाई करने गया। वो 64 लाख उसने क्या किया, एक कॉलेज को पे किए, इंस्टीट्यूट को पे किया। अरे मान लो भाई, अब 64 रुपीज बोल दूंगा तो भी मान लोगे क्या, 64 रुपीज में उसका एडमिशन होगा क्या। चलो 64 लाख उसमें 64 करोड़ उसने डिपॉजिट कर दिए। अब किसके पास आ गया ये, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अपन को बड़े बड़े शब्द नहीं आते यार, तुम लोग इंडिया में पढ़ते हैं, ICI तक पता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया और उनके अकाउंट में कितने आ गए, 64 करोड़। अब जिस बैंक ने, वहां सिटी बैंक थी, अब सिटी बैंक ने वहां पास से क्या किया, फिर से 64 करोड़ रुपीज में से 20% क्या रखा, फॉर्मेलिटीज रूल्स एंड रेगुलेशन साइड साइड किया, और बाकी जो पैसा था फिर से उसने क्या दे दिया, आगे लोन दे दिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही, मतलब सर वो ये वही वाली कहानी हो गई, एक अंडे से मुर्गी, मुर्गी से फिर ढेर सारे अंडे, फिर उस ढेर सारे अंडे से ढेर सारी मुर्गियां, और ढेर सारी मुर्गियां से बहुत सारे अंडे, और फिर उसके बाद बहुत सारी मुर्गियां। बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पास लगता है। यदि आप 1 रुपया देते हो बैंक को, और इसका फॉर्मूला होता है A/R, इसके बारे में मत पूछना, शायद तक इसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ कि कितने टाइम्स वो हो जाता है, जो अमाउंट है उसको डिवाइड बाय रेट से डिवाइड करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि वो कितने बार यूज हो सकता है, और वो 1 रुपए कितने रुपए बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, कुछ कुछ तो समझ में आ रही है। तो समझ में आ रहा है, एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर, तो वो चलते आ रहा है, बस एक ही पैसा रहता है। लेकिन इसीलिए अब आज आपको पहली बार समझ में आया होगा, इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि इकोनॉमी में फंड सर्कुलेट होते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई अमीर ना हो,
बस एक का पैसा उठे, दूसरे के पास जाए, दूसरे का पैसा तीसरे के पास जाए, सबको लगता है मेरे पास पैसे। ठीक है, इसीलिए शॉप लोग खरीदे, कार खरीदे, फ्लैट्स खरीदे, लैंड खरीदे, वो चाहते हैं वो। सोचो एक लैंड को, गवर्नमेंट को भी देखो कितना मजा है, एक लैंड या एक फ्लैट को जितने बार लोग खरीदते और बेचते हैं, फिर खरीदते बेचते, गवर्नमेंट को क्या आता है? अरे आपको पता है ना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड ऑल, सब कुछ, स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल कितना आता है। उनको क्या करना है? उनको आराम से बैठने का है। और उनके ऑफिस चले जाओ तो देख के लगता है ये साला जितना मैंने रजिस्ट्रेशन चार्ज पे किया है ना, उससे पूरी ऑफिस, उसकी ऑफिस एकदम चमचम हो जाए। मैं बोलता हूँ एक काम कर, मत ले मेरे से रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मैं तेरी ऑफिस बना देता हूँ। अरे क्यों ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ? यदि किसी ने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हो, कोई गया है? एनीवन? क्या हालत रहती है? मतलब मैं क्या बोलूं, गरीब का घर भी नहीं रहेगा, भिखारी का भी वैसा घर नहीं रहेगा। मतलब स्थिति मैं नहीं बयान कर सकता, समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप मुंबई का जाओगे ना, तो वहाँ वेटिंग सर्विस, टेक्नोलॉजी। अब जाओ, अब छोटा सा एयरटेल का ऑफिस जाओ, सर टोकन ले लीजिए, सर लाइन में बैठ जाइए आराम से, पानी ला दो। अरे मतलब साला वो इतना छोटा सा क्या है, एयरटेल का ऑफिस है। अरे सोचो, वोडाफोन जो चल भी नहीं रहा है, उसका इतना बड़ा ऑफिस है, एकदम आलीशान, और उसमें भी टोकन सिस्टम, लाइन, वेटिंग, टेक्नोलॉजी सब यूज हो रही है, और ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं। आधी बात समझ में? पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। मैंने बताया ना, वो आपको फील नहीं आएगा सरकारी वाला ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, इसलिए वो डेलिबरेटली करते हैं। अच्छा वो भी बना सकते हैं। आप चले जाओगे ये डब्ल्यू सेट वाला, तो आप बोलोगे सर ये गिर गया तो, हम तो रजिस्ट्री करने आती है, गिर गया तो, ये वाला हाल है वहां। और सोचो वो इतना बड़ा एरिया ओपन है कि उसकी छोटी सी लैंड बेच देना तो वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ले, उसके चारों तरफ बिल्डिंग बन चुकी है, वो बेचारा बीच में झुक्की सी है एकदम, उसको झुक के जाना पड़ता है, ये वाली सिचुएशन में। और वो जो धारवी आप सुनते हो ना आजकल, वो नहीं चल रहा है कुछ अब करने, ऐसी अतरी कुतरी से घुस के जाना पड़ता है। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, गरीब का घर भी इतना गंदा और बुरी स्थिति में आज की डेट में नहीं है, जिसको डेवलप करने की बात कर रहा है। अपन उसको बोलते हैं, अरे आजकल वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बनने वाला है, क्या नाम है, भूल गए क्या? कौन? अडानी। अडानी, हाँ। अब किस दिन आ जाए ऊपर वो पता नहीं, लेकिन बन जाएगा वो, कोई बात नहीं। अंबानी जी को बोला था कंपटीशन क्रिएट करने के लिए भाई, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, वर्ल्ड रिचेस्ट एंड एशिया रिचेस्ट में डिफरेंस होता है, क्यों? लेकिन गलत है यार, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे जैसे भोले इंसान और रहे हैं इस दुनिया में। कोई बात नहीं, चलो, समझ में आ रहा है क्या? तो एक ही टॉपिक उसके साथ समझ में आया। तो इस तरह क्रिएट होता है हर बैंक का क्या, लोन क्रिएशन, या कि उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो अब आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ कुछ शब्दों का दुरुपयोग किया गया है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रेडिट क्रिएशन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक आर द क्रिएटर्स ऑफ, पढ़ो अभी एक बार, क्रिएटर्स ऑफ लोन। कमर्शियल बैंक ही लोन को क्रिएट कर पाते हैं। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, डिमांड एंड टाइम मतलब सेविंग करंट, और टाइम मतलब फिक्स्ड एंड रेकरिंग, कंस्टिट्यूट अ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ बैंक आफ्टर मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट? रिजर्व रिक्वायरमेंट। कौन से रिजर्व? बहुत सारे रिजर्व होते हैं, उसमें से जो रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी। किसका परसेंटेज? 20% किसका? फॉर एग्जाम्पल अपन पकड़ते हैं 20% रिजर्व, तो किसका परसेंटेज? इसने शब्दों का दुरुपयोग किया है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड का मतलब फिर से अब मैं समझा रहा हूं क्या, डिमांड लाइबिलिटीज कौन सी है? बैंक के लिए। मैं आपको बोला था ना, जब आप बैंकिंग फाइनल अकाउंट जब पढ़ोगे, तब वहां पास आपको समझ में आएगा जो ये डिपॉजिट वगैरह है उनके लिए वो क्या है, कुछ चीजें लाइबिलिटी है। अरे उन्होंने पैसे लिए हैं ना पब्लिक से, तो उनके लिए क्या रहेगी? लाइबिलिटी। सो एफडी आप लोग के लिए क्या है? एसेट।
उनके लिए क्या है, लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी। तो इसीलिए बोल रहा है अमाउंट मैं बताना चाह रहा हूँ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटीज वर्ड क्यों यहाँ यूज किया, बिकॉज बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। दूसरा डिमांड क्यों यूज किया, बिकॉज ऑफ जो अमाउंट उनको ऑन डिमांड पे करना पड़ेगा सेविंग एंड करंट, इसलिए उसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटीज। और टाइम लाइबिलिटीज मतलब उसके अंदर कैटेगरी बन जाएगी आपकी, बोलो ना, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। अरे आप मेरी भावना नहीं समझ रहे हो आजकल। तो the secondary deposit or derivative deposits are created out of the loans given by the bank। बोलता है इसी को बोलते हैं, उसको बोल दो प्राइमरी डिपॉजिट जो रिजर्व में चला गया, और सेकेंडरी डिपॉजिट से क्या बन रहा है उनका डेरिवेटिव डिपॉजिट, उसको बोल रहे हैं वो, उससे वो लोन दे पाते हैं। फॉर इंस्टांस बैंक प्रोवाइड्स लोन टू इट्स कस्टमर लोन। अब जो मैंने कहानी सुनाई ना, एक की टोपी उसके सर वही वाला बता रहा है। फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी बोलो, bank provides loan to its customer, the loan account is created into the bank account of the customer, and the bank that receives the loan amount as a deposit keep aside a certain portion in the form of reserve. After meeting the reserve requirement, bank lends the remaining amount, and the procedure is followed by the entire banking system in the country। यही system, ओ संभालो अपने आप को चिंटी। सो कंटिन्यूअसली पूरा बैंकिंग सिस्टम उसको फॉलो करता है एंड लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ credit। In short, commercial bank creates the deposit out of the loans given, thereby leading to a credition। Okay, credit creation को credition बोला है। समझ में आ रही बात है क्या? आप मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, देखो ये भर भर के बताया है मैंने, क्रेडिट क्रिएशन समझ में आया ना अच्छे से क्या चलता है दुनिया में? Pair the logos given with the respective of banks as given in the bracket below। SBI 1, HSBC कर लेना बच्चों। हाँ समझ में आ रहा है ना? एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HDFC बैंक कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम बात करते हैं, अभी तक अपन कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमने RBI पढ़ा, नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर RBI, कमर्शियल बैंक, अभी पढ़ रहे हैं अपन कोऑपरेटिव बैंक, फिर डेवलपमेंट हाउसिंग फाइनेंस ऑफ इंडिया, DFHI, HI सब पढ़ लेंगे अपन। ओके, सो फिर उसके बाद अपन, मतलब इतने दिनों के बाद हम पहुंच पा रहे हैं, अभी तक मनी मार्केट से निकल नहीं पा रहे हो, सोचो। हाँ, साम्राज्य, दुनिया है एक। मेरा इस कंसेप्ट में और इस टॉपिक में भी बहुत मन करता है एक बुक लिखने की, और एक बुक है भी मेरे पास, मैंने लाई थी, उसको गिफ्ट मिली थी, मैं बताऊंगा एक दिन उसके बारे में भी। बुक बुक यहीं कहीं है, मैं बुक ही दिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी भटक जाओगे आप। चलो, कोऑपरेटिव बैंक बता देता हूँ, एसेट्स क्लास करके है उसका नाम, क्लास। हाँ, सो कोऑपरेटिव बैंक को, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, है अभी नाम उसका, ठीक है बताऊंगा उसके बारे में क्या है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, लिख लो, आप भूल जाओगे। क्रिएटेड बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन एजेंडा। एजेंडा क्या हो सकता है? किस, बहुत महीन एजेंडा भी हो सकता है, किसानों को सिर्फ और सिर्फ हम क्या देंगे, बोल दो, लोन नहीं देंगे रे, किस चीज के लिए लोन देंगे? नहीं, उनका खाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स, सिर्फ फर्टिलाइजर्स देने के लिए हम लोन देंगे। मतलब इतना महीन एजेंडा के साथ भी वो क्या कर सकते हैं, बैंक ओपन कर सकते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह बहुत से बैंक होते हैं रिटेल के लिए, होलसेल के लिए, मतलब कुछ भी आप करके, कुछ भी एक कॉमन एजेंडा आप बना लो और अपना आप कोऑपरेटिव बैंक। तो इसीलिए पूरा लिखा हूं, उसको लिख लो, क्रिएटेड बाय इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन एजेंडा। और अल्टीमेटली इसको RBI ने कुछ ज्यादा ही शह दी है, ये गांव गांव में जनरली ज्यादा रहते हैं, रूरल एरिया में आजकल ये अर्बन एरियाज में भी आने लगे हैं उनकी ब्रांचेस डालते हुए, ठीक है। और ये मेन क्यों ओपन किया है, यहाँ लिखा हुआ है, टू रिमूव द डोमिनेंस ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स समझ में आ गया ना? हाँ बताया था ना? वही है।
मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख दिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, थोड़ा सा रूरल फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग, स्मॉल बिजनेसेस, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनके लिए ये सब चीजें की गई हैं। अब आपको पढ़ना है ये कहाँ से आया इस दुनिया में। कोऑपरेटिव बैंक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस विद एनैक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904। 1904 में इसका स्थापना हुई थी। बट आज की डेट में इसके साथ ये तब तक इसको मतलब वैलिडिटी नहीं मिलती है जब तक ये आरबीआई के बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक थे, उनको ये क्या कर रहा है, पीछे से सपोर्ट कर रहा है, जहां पास कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पा रहा है या कि वो सेक्टर में काम नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, वहां पास कोऑपरेटिव बैंक हेल्प कर रहे हैं। Meeting the credit needs of the local population fulfills the banking needs of the small and medium income group के लिए ये काम करता है। और जो आगे लिखा है ये पूरा का पूरा डिवाइडेड है 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में। स्टेट लेवल जो एपेक्स रहता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव, एंड लास्ट रहता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि लोकल रहता है, मतलब जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, ऐसे बोल सकते हो। डायरेक्टली आपको लिखना है तो लिख सकते हो सिटी कोऑपरेटिव, तो ध्यान रहेगा आपको। ओके नहीं तो प्राइमरी वर्ड से समझ में आता है ये सबसे बड़ा है, दिस इज नॉट द प्राइमरी, स्टेट दैट इज द एपेक्स बैंक। ओके ये लास्ट वाला जो है लोकल लेवल का है, सिटी लेवल, लोकल लेवल, या कि रूरल, विलेज, विलेज एंड लोकल बोलेंगे इसको, सिटी मत बोल देना। ओके सो आपके रीजन में कौन कौन से हैं, ऐसे ऐसे नाम है ना, आप सुन सुन के ऐसे आपके कानों से खून निकल जाएंगे। राहे कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव, मतलब ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव आप बोले ये थे क्या इस दुनिया में ऐसे। अरे जनता वगैरह तो कम से कम सुना है आपने, ऐसे ऐसे सुनोगे कि आपके कानों से खून निकलेंगे, बता रहा हूँ ना आपको, मतलब बोलते भी नहीं आएगा, ये क्या बोलना है इसको, इनके नाम भी ऐसे ऐसे डिफिकल्ट रहेंगे आपको, बस रख दिया था। चलो अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के लिए बनाया गया। लिख लो लिख लो लिख लो, आपको याद नहीं रहेगा किस लिए किया गया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन से स्पेसिफिक सेक्टर, बीच बीच में उनके बदलते रहते हैं। लिख लो पहले, ये तो लिख लो, अलग अलग है। सो पहले आईसीआईसीआई भी इसी तरह में आया करता था, बाद में उसने अपना बैंकिंग सेक्टर में उसने लाइसेंस लिया एंड ऑल, उसमें काम करना चालू किया। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। अब की सेक्टर में जैसे यहाँ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन देश के आजाद के बाद 1948। ओके सो लेकिन और कौन कौन से आए पता नहीं, यहाँ पास आने के बाद उसको क्यों डर लगने लगा आपसे, बोला कि बच्चों से ना हो पाएगा, तो आगे का पता नहीं कुछ लिखा ही नहीं है, जबकि इसके ऊपर पूरा ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ा है, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईडीबीआई, आईआरबीआई, आईएफसीआई, ये सब के बारे में पढ़ा है कुछ। देखो ये एक नाबार्ड, ये खुद बोल रहा है, एक बार नीचे लिखा हुआ है, बोलता है कि आपने कभी तो पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 12th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा है, इसलिए वो हेल्प कर रहा है आपको। सो क्या पता आपने ओसीएम, उसको क्या पता आपने ओसीएम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो तो 12th पास होने के बाद उसको पता चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो बोल रहे हैं आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, तो 11th तो पक्का पास होके आए होगे, तो इसलिए वहां 11th का पढ़ा होगा आपने, इसलिए 12th का रेफरेंस नहीं दिया। सो कितना लॉजिक लगा दिया। तो दीज आर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अल्टीमेटली ये किस चीज के लिए किया गया, डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशन विद एडवेंट टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका पर्पस था। वहां पास वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस टाइम, सच एज कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल। आप हर शब्दों के ऊपर ना पूरा ज्ञान ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या कि इसके ऊपर पूरा पूरा चैप्टर बनाया जा सकता है, लेकिन समझो भावनाओं को उनकी, समझो आप बह जाओगे उसमें। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। जैसे मैंने बोला ना आईसीआईसीआई भी क्या था पहले, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, धीरे धीरे ये सब किस लाइन में आने लगे, अपने आप को बैंक में कन्वर्ट करने लगे, एक यूनिवर्सल मतलब कमर्शियल बैंक में। एंड आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल टू बिकम अ कमर्शियल बैंक, उनके लिए गाइडलाइंस इशू कर दिया और ये कहाँ घुस गए, कमर्शियल बैंक्स में। तो जैसे यहाँ पास लिखा है फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है,
लेकिन अब उसका बैंक बनाने के लिए क्या कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक कर दिया। तो नाम के आगे बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली बैंक लगाना जरूरी है। ये सब तो कहीं पढ़ा है क्या? क्योंकि बैंक चैप्टर नहीं पढ़ रहे भाई, मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, भूल मत जाओ। हाँ, समझना, ठीक है। यूनिवर्सल has become the universal bank by a reverse merger with the subsidiary ICICI बैंक के साथ रिवर्स सब्सिडरी, अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, अब इसका क्या काम क्या रहता है, इंटरेस्ट ऑन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। अब क्या है ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया? सेटअप कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 1988 में एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वागुल कमिटी, ज्वाइंटली ओन्ड बाय आरबीआई एंड पब्लिक सेक्टर, ये दोनों के थ्रू। एंड तीसरा कौन है यहाँ पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट द लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में फिर से ये देखो यहाँ पास आ गया, कॉल और कॉल और नोटिस मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, टीबी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। एक बार इसको रीड करो, रीड इट। अरे इसी को तो रीड करना है। कमिटी है लोगों की, उसको नाम रखा कि किसी का सरनेम नाम रहा होगा तो रख दिया। अरे ये कमेटी ऐसे ही रहती है, बहुत इनके पास ज्ञान रहता है और बीच में ज्ञान बांटते रहती है, किसको, भारत सरकार को, या कि फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, आरबीआई को, कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। भाई उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है, उसमें जो लोग रहते हैं वो अनदर लेवल के रहते हैं, ठीक है। उनको सरकारी काम में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन देश के भविष्य की उनको बहुत चिंता रहती है, इसलिए वो ज्ञान बीच में देते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। मेन इसका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जो रहती है ना, इंटर बैंक को, एक बैंक बर्बाद हो रही, पैसे की जरूरत है, नहीं हो पा रहा, नहीं चल पा रहा, तो उसको ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हेल्प करने के लिए इंटर बैंक के ट्रांजेक्शन में ये इन्वॉल्व रहती है, इसका इंटरेस्ट उसी में है बस। अब आते हैं क्या, ये ई तक हो गया, कौन कौन सा हो गया, अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ, अभी तो सबको याद हो गया होगा, कौन सा, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोर इंटरेस्ट वाला एरिया है अपना। हाँ, सो ये जनरली कहाँ होते हैं, रूरल एरियाज में, यहीं पास, इतना ही पढ़ो आप। इसमें इंडिजीनियस बैंकर होते हैं, फंक्शन सिमिलर टू बैंक करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सच एज हुंडी। अब हुंडी, अब यही है, अब आपको क्या होता है ना, यहाँ पर स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है, अपने आप को संभालो और ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एक काम करते हैं, ये आपने पढ़ा क्या, पहले ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा है, व्हेन मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ डे इट इज कॉल्ड नोन एज कॉल और ओवरनाइट मनी। इसको क्या बोलते हैं, एक दिन का, अरे पैसे देना ना, एक कस्टमर आया है, मैं बताया था ना आपको, सर चाय पीजिए, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी भेज देता है, फिर पानी भी भेज देता है, फिर बोलता है फिर से चाय पी लीजिए, मारना है क्या उसको, लेकिन तब तक क्या करता है, वो जाके पैसे पड़ोसी से लेके आता है, पड़ोसी मतलब पड़ोसी बैंक से। सो व्हेन द मनी इज बोरोड और लेंट फॉर अ डे, and when the money is borrowed or lent for more than or up to 14 days it is known as notice money। उसको क्या बोलते हैं, एक को नोटिस मनी बोलते हैं, ओके। और कॉल मनी किसको बोल रहे हैं अपन, ओवरनाइट। तो टीबी ट्रेजरी बिल रहता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द टेम्पररी लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, यदि पैसों की जरूरत है तो वो इशू करता है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट भी अपन ने रिसेंटली पढ़ा, उसमें एक प्रॉमिस टू पे रहता है, पता ही आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। वैसे ही कमर्शियल पेपर है, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के साथ अपन ये बनाते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट, पूछो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, फिर से पूछो। हाँ, अनसिक्योर्ड बोल सकते हो, बिकॉज इसके ऊपर जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल और प्रॉमिसरी नोट, क्या उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रहती है क्या, नहीं रहती, वो सब क्या रहेंगे, अनसिक्योर्ड रहेंगे। सिक्योर्ड वही रहेंगे जो किसी ना किसी चीजों से सिक्योर्ड हो।
तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे आर अनसिक्योर्ड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर से वही चीज बोल रहा है, नाम में भी लिख दिया, एंड इन बेयरर फॉर्म इशूड बाय द कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। कमर्शियल बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म रहते हैं, नेगोशिएबल एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद लो रिस्क। अब ये सब मिलके क्यों करते हैं, मैंने अभी भी आपको बोला, पर्पस क्या है बताओ, ये क्या पढ़ के आ रहे हो आप? अभी तो आप यही भूल चुके हो। आप ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ के इंस्ट्रूमेंट है स्पेसिफिकली? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के। अब डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के ये क्यों है और ये क्या करता है? ये बोल रहा है जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इम्बैलेंस हो जाती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, वहां पास ये हेल्प करता है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को फुलफिल करने के लिए, पैसों को लाने के लिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। सो हम अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।